नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि हमने हरियाणा जीके का बिल्कुल सिटी मेंस व ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रैश कोर्स को आज फिर से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है बच्चों, वो जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा का अफवाह तंत्र। हरियाणा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और हर बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि यहां से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। डैम के बारे में पूछ लिया जाता है, नदी का अफवाह तंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रमुख नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, नदियों के उप व प्राचीन नाम के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ते हैं हरियाणा का अफवाह तंत्र। हरियाणा का अफवाह तंत्र है, इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बच्चों। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करने का कार्य अवश्य करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, हरियाणा में 2 प्रकार का अफवाह तंत्र है। बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है। तो हमें याद रखना है, हरियाणा का जो अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है। हरियाणा का अफवाह तंत्र बच्चों 2 प्रकार का है। आइए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि हरियाणा का अफवाह तंत्र 2 प्रकार का किस प्रकार है। जैसा बच्चों आप देख रहे हैं, हरियाणा का जो अफवाह तंत्र है ये 2 प्रकार का बताया गया है। इन्हीं 2 प्रकार को हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। अब देखिए बच्चों, हरियाणा का अफवाह तंत्र 2 प्रकार का किस प्रकार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों, हरियाणा के 2 भाग है जहां पहाड़ी पड़ती है। और पहाड़ियों से ही किसका उद्गम होता है बच्चों, पहाड़ियों से ही नदियों का उद्गम होता है। एक हमारा जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां आप सभी जानते हैं बच्चों, जहां शिवालिक की पहाड़ी पड़ती है। और एक हमारा जो दक्षिणी भाग है वहां आप जानते होंगे कि अरावली की पहाड़ी पड़ती है। इसी प्रकार बच्चों, जो हरियाणा का अफवाह तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं बच्चों नंबर 1 की, तो नंबर 1 को बोला जाता है उत्तरी अफवाह तंत्र। और नंबर 2 हमारा रहेगा बच्चों, जिसको बोला जाता है दक्षिणी अफवाह तंत्र। दक्षिणी अफवाह तंत्र यानी कि एक उन नदियों के अफवाह के बारे में पूछा गया है कि उत्तर से कौन सी निकलती है। एक अफवाह तंत्र कौन सा, भी दक्षिण के अफवाह तंत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती है। एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरी अफवाह तंत्र से हमारी कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती है। जैसा आप सभी एक जानते हैं, हरियाणा की बहुत ही प्रमुख नदी है बच्चों, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना उत्तरी अफवाह तंत्र में शामिल है। उसके बाद हमारी जो दूसरी नदी है, नाम रहेगा बच्चों घग्गर नदी। एक उत्तरी अफवाह तंत्र से हमारी नदी निकलती थी जिसका नाम है सरस्वती नदी। उसके बाद हमारी उत्तरी अफवाह तंत्र की जो नदी रहेगी वो रहेगी बच्चों मारकंडा नदी। मारकंडा नदी। 2-3 और प्रमुख नदियां हैं हमारी जो उत्तरी अफवाह तंत्र में शामिल है, जिसमें एक का नाम है टांगरी नदी, एक रहेगी बच्चों हमारी कौशल्या नदी, एक रहेगी हमारी आमरी नदी, और एक रहेगी बलियाली। ये जो सारी की सारी नदियां हैं बच्चों, ये उत्तरी अफवाह तंत्र के अंदर शामिल है। उसी प्रकार देखते हैं हमारा दक्षिण अफवाह तंत्र। दक्षिण अफवाह तंत्र में हमारी जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है बच्चों साहिबी। दक्षिण अफवाह तंत्र की बहुत प्रमुख नदी है जिसका नाम है साहिबी। साहिबी की एक और सहायक नदी है बच्चों, जिसका नाम है इंदौरी। बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंदौरी नदी। एक रहेगी बच्चों हमारी कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी, और एक रहेगी दोहान। ये जो हमारी नदियां है बच्चों, ये किस में रहेगी, ये रहेगी दक्षिण अफवाह तंत्र में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी अफवाह तंत्र का भाग है। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, और नंबर 4 पे मिलेगा घग्गर। तो घग्गर कौन सी अफवाह तंत्र का भाग है बच्चों, उत्तरी अफवाह तंत्र का भाग है। तो घग्गर नदी हमारी उत्तरी अफवाह तंत्र का हिस्सा मानी जाती है। हरियाणा की सबसे प्रमुख बरसाती नदियों में से भी हमारी घग्गर नदी को ही चुना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम नदी का जो उद्गम है इसके बारे में भी जान लेते हैं।
कि वास्तव में जो नदियां है बच्चों, इनका उद्गम किस प्रकार होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नदियां है इनका उद्गम किस प्रकार होता है, किस प्रकार बरसाती नदियां निकलती है, किस प्रकार सदानीर नदी रहती है जिनका अफवाह होता है, किस प्रकार मौसमी नदी बहती है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम दो क्षेत्र में डिवाइड करेंगे हमारा जो अफवाह तंत्र है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। एक है हमारा उत्तरी अफवाह तंत्र जहां शिवालिक की पहाड़ी पड़ती है, और शिवालिक की जो पहाड़ी भाग है बच्चों, वो किसका भाग है, वो है सारा का सारा हिमालय पर्वत का भाग। मान के चलिए बच्चों ये जो हमारा है ये हिमालय है। दूसरी प्रकार एक हमारी पहाड़ी है इस प्रकार की बच्चों, और जो ये हमारी पहाड़ी रहेगी ये रहेगी अरावली। आप सभी जानते हैं जो शिवालिक की पहाड़ी है हिमालय पर्वत का भाग है, हरी भरी पहाड़ी है। और जो अरावली है बच्चों ये शुष्क क्षेत्र का भाग है। यहाँ आपको जो पौधे मिलेगी वो भी अक्सर सूखे हुए मिलेगी। सूखे हुए क्यों मिलेंगे बच्चों, क्योंकि उस क्षेत्र में जो वर्षा है वो बिल्कुल नाम मात्र वर्षा होती है। तो यहाँ जो नदियां निकलती है बच्चों वो भी नाम मात्र निकलती है। दूसरा हमारा भाग है हिमालय पर्वत। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दी का मौसम आता तो यहाँ बर्फ जम जाती है, लेकिन जब मानसून का सीजन आता तो बच्चों यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। जब भी मान के चलियो यहाँ सर्दी का मौसम है बच्चों, तो यहाँ पहाड़ियों के ऊपर क्या है, ग्लेशियर का जमावड़ा हो जाता है, ग्लेशियर जम जाता है। लेकिन सर्दी में जब और ऊपर इसके बर्फ पड़ेगी तो क्या होगा बच्चों, जो नीचे वाली बर्फ है वो पिघल जाएगी और यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे झरनों का निर्माण हो जाएगा। एक झरना इस पहाड़ी से निकला, एक इससे निकला, एक इससे निकला, और सभी झरने मिलाकर एक क्या निर्माण कर दिया बच्चों, सभी झरनों ने मिलाकर एक नदी का निर्माण कर दिया। तो एक तो जो हमारी नदी है बच्चों सर्दी के मौसम में यहाँ से निकलेगी, तो क्या हुआ, अब मानसून का मौसम आएगा तो भी क्या होगा बच्चों, यहाँ नदी अक्सर बहती रहेगी। तो इसी में से हमारी एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, जो हरियाणा की बरसाती नियत वायु सदामीर नदी में शामिल है। यानी कि जब सर्दी का मौसम आया तो बर्फ जमी, बर्फ ने भी पानी दिया, नदी बहती रही। जब मानसून का समय आया बच्चों तो क्या हुआ, मानसून में वर्षा अधिक हुई तो भी वो नदी है उसके अंदर पानी रहा और वो बहती रही। तो वो नदी कौन सी होगी बच्चों, वो हमारी 12 नदी होगी। यानी कि 12 के 12 महीने उस नदी के अंदर आपको पानी अक्सर देखने को मिलता है। एक हमारा अरावली का क्षेत्र है बच्चों, बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, यहाँ बर्फ बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस क्षेत्र में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो जो शीत ऋतु होती है उसके अंदर यहाँ नदियों का उद्गम नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों जिक्र किया जाता है मानसून के समय का, जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है, यहाँ भी जो छोटी छोटी झील बनी होती है उसके ऊपर बरसात का जो पानी है बच्चों वो जमा हो जाता है। लेकिन जब ये पानी ऊपर से बहने लगता है तो क्या है, सारी जगह छोटे छोटे झरने मिलके एक नदी का निर्माण कर देते हैं बच्चों। और उसी प्रकार एक हमारी प्रमुख नदी है जिस नदी का नाम है साहिबी नदी। तो बच्चों ये हमने जान लिया है कि जो नदियां है वास्तव में उनका निर्माण किस प्रकार होता है। छोटे छोटे झरनों को मिलाकर ही एक बड़ी नदी रूप लेती है, जहां समतल एरिया में सभी झरने आके एक स्थान पर मिल जाते हैं, नदी में बहुत ज्यादा पानी बन जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिए ये तो था हमारा प्रमुख रूप से दो प्रकार का अफवाह तंत्र। अब देखिए आगे इसी अफवाह तंत्र से बच्चों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिक्र आता है बच्चों, दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले सबसे पहले हम इन दो चित्रों को समझेंगे। एक में आपको चित्र दिखाया गया बच्चों ऋग्वेद का, और दूसरे में आपको चित्र दिखाया गया है श्री वामन पुराण का। तो देखिए हम जानते हैं ये चित्र हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। बच्चों इन चित्रों से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों ऋग्वेद, ऋग्वेद का चित्र देख रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जो हरियाणा में बहने वाली नदियां है इनका वर्णन किस वेद में मिलता है। याद रखना है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो बच्चों जो हरियाणा की बहने वाली नदियां है इनका वर्णन किस वेद में रहेगा, तो बच्चों इनका जो वर्णन है वो किस वेद में मिलता है, इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें याद रखनी है, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं जो ऋग्वेद है इसके लेखक कौन थे। थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। तो जो ऋग्वेद है इसका जो लेखन का कार्य किया था बच्चों, एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम था कृष्ण
देवपायन। एक व्यक्ति थे बच्चों जिनका नाम था कृष्ण देवपायन। कृष्ण देवपायन ने क्या किया बच्चों, 4 वेदों की रचना की। 4 वेद कौन कौन से हमारे, ऋग्वेद है, अर्थावेद है, सोमवेद है, यजुर्वेद है बच्चों। इस प्रकार हमारे कुल 4 वेद है, और जो 4 के 4 जो वेदों को लिखने का कार्य किया था बच्चों, वो कृष्ण देवपायन ने किया था बच्चों। लेकिन ये वेद लिखने के बाद उसको एक नाम दिया गया, और नाम क्या दिया गया बच्चों, नाम दिया गया महर्षि। क्योंकि वो ऋषि होते थे बच्चों, नाम रख दिया गया उसका महर्षि। वेदों की रचना की थी तो क्या नाम रख दिया, महर्षि वेदव्यास बच्चों। उस व्यक्ति का नाम रख दिया जिसने क्या किया था बच्चों, महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों को लिखने का कार्य किया था। एक वेद और भी था बच्चों जिसको बोलने का कार्य किया था महर्षि वेदव्यास ने, जो सरस्वती नदी के तट पर बैठकर बोलकर श्री गणेश को बताकर ये लिखा गया, जिसका नाम है बच्चों महाभारत। तो महाभारत को भी 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। लेकिन आपसे पूछ ले कुल वेद कितने, तो 4 रहेगी। लेकिन पूछ ले बच्चों 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो महाभारत को दी गई है। क्योंकि जो 5वां वेद है महाभारत, इसकी भी जो रचना है वो किसने की थी बच्चों, महर्षि वेदव्यास ने की थी, सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर। अब देखिए महर्षि वेदव्यास है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। महर्षि वेदव्यास है, इसके पिता का नाम क्या था बच्चों, तो महर्षि वेदव्यास थे जिसका पिता का नाम था बच्चों, जिसके पिता का नाम था पराशर ऋषि। पराशर ऋषि। और बात की जाती है बच्चों माता का नाम, तो माता का नाम रहेगा सत्यवती। अगर हमें एग्जाम बच्चों क्वालिफाई करना है तो एक चीज से दूसरी चीज को जोड़कर अक्सर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम औरों से, जब तक हम औरों से अलग चीज नहीं पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो भीड़ बहुत बड़ी होती है, 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 5000 वैकेंसी होती है। अगर उन 20 लाख में से बच्चों हमें सिलेक्टेड होना है तो हमें उन 20 लाख से थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। और मेरा बस यही है बच्चों, पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि मैं एक चीज के साथ आपको 2-3 चीज अलग से याद करवाने की कोशिश करूं, ताकि आप जो आपका एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर पाओ। तो देखिए बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाए हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। बात है वेद की बच्चों, तो कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन कृष्ण देवपायन ने किया, बाद में नाम रख दिया महर्षि वेदव्यास। कुल वेदों की संख्या पूछ ले 4 है। 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई बच्चों, महाभारत को दी गई थी, महाभारत को। उसके बाद बच्चों हम जिक्र करते हैं पुराण का, क्योंकि हरियाणा में जो बहने वाली नदियां हैं इनका जिक्र पुराण में भी मिलता है बच्चों। सबसे पहले डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने पुराण है, तो बच्चों पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या भी 18 है। और जो पुराणों का लेखन का जो कार्य किया था वो भी महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया था बच्चों। उसके बाद देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में कितनी नदियां बहती थी बच्चों। देखिए वामन पुराण है, इसमें साफ साफ लिखा गया है इस पुराण के अनुसार कि हरियाणा में बच्चों 7 बड़े जंगल होते थे। वामन पुराण के अनुसार बच्चों हरियाणा में 7 बड़े जंगल होते थे। और ये जो 7 बड़े जंगल है, इन 7 बड़े जंगलों में बच्चों 9 नदियां बहती थी। कितनी नदियां, 9 नदियां बहती थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वामन पुराण के अनुसार कुल कितने जंगल थे, 7 बड़े जंगल थे। 7 बड़े जंगलों में कुल कितनी नदियां बहती थी वामन पुराण के अनुसार, तो प्यारे बच्चों वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में 9 नदियां बहती थी। कुल पुराण की संख्या की बात करें 18 रहेगी बच्चों। लेखन का जो कार्य है महर्षि वेदव्यास ने ही किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे पहले जिक्र आता है यमुना नदी का। देखिए यमुना नदी सबसे पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो बच्चों वो लाइन में जो महत्वपूर्ण चीज है वो लाइन में सबसे पहले आती है। उसी प्रकार हमारी लाइन में सबसे पहले एक नदी आई है जिस नदी का नाम है बच्चों यमुना नदी। यमुना नदी लाइन में किस प्रकार आई है, क्योंकि बच्चों हरियाणा की जो सबसे प्रमुख नदी है वो यमुना नदी है। हरियाणा में सबसे अधिक जो क्षेत्र पे सिंचाई करने का कार्य किया जाता है वो यमुना नदी से निकली हुई ब्रांचों से ही किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में बच्चों सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो याद रखना है बच्चों हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो नदी कौन सी रहेगी, यमुना नदी रहेगी। हरियाणा की
सबसे महत्वपूर्ण नदी, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी तो रहेगी हमारी यमुना नदी। उसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा की एकमात्र 12 मासी नदी, नियतवाही नदी, सदानीर नदी। इन तीनों चीजों को एक बार अच्छे से जानते हैं तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले दिया गया है बच्चों 12 मासी। 12 मासी का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ष के अंदर बच्चों 12 महीने होते हैं और जो चीज 12 के 12 महीने रहती है तो वह क्या होगी बच्चों, वो सदा के लिए मानी जाएगी। अब देखिए हमारी यमुना नदी है 12 मासी नदी है, यानी कि इस नदी के अंदर 12 के 12 महीने पानी रहता है बच्चों। 12 के 12 महीना पानी किस प्रकार रहेगा, क्योंकि ये जो नदी है उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में शीत ऋतु के अंदर बच्चों बर्फ जम जाती है। तो जब वो बर्फ जमती है बच्चों, ग्लेशियर पिघलता है, तो सर्दी के मौसम में भी इस नदी को पानी मिलता है। लेकिन जब आता है मानसून का जिक्र, तो मानसून में आप सभी जानते हैं वर्षा बहुत अधिक होती है, तो ये नदी अपना उफान एक विकराल रूप धारण कर लेती है बच्चों। तो ये नदी है 12 के 12 महीने पानी रहेगा, तो 12 मासी नदी कहलाएगी। उसके बाद बच्चों नियत वाही है। नियत वाही भी वो नदी होती है जो नियत के अनुसार, जिसके अंदर सदा पानी रहता है। तीसरा है सदानीर नदी। नीर का मतलब होता है बच्चों पानी, और सदा का मतलब यानी कि जिसके अंदर सदा या हमेशा पानी रहे उसको क्या बोलेंगे, सदानीर नदी बोलेंगे। और ये जो हमारी यमुना नदी है बच्चों, इसके अंदर सदा पानी रहता है, तो इसको नाम दे दिया गया सदानीर नदी। यहां तक सभी का डाउट है क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जिक्र किया जाता है यमुना नदी का प्राचीन नाम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ही सुना होगा यमुना नदी का प्राचीन नाम। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो यमुना नदी है ये एक प्राचीन पर्वत हुआ करता था, जिस पर्वत का नाम था कालिंदा पर्वत। कालिंदा पर्वत से निकलती थी, तो इसको नाम दिया गया था प्राचीन समय में बच्चों कालिंदी नदी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हमें याद रखना है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी, और इसका प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, कालिंदी नदी इसका प्राचीन नाम रहेगा, क्योंकि प्राचीन समय में कालिंदा पर्वत से इस नदी का उद्गम होता था। उसके बाद आगे जिक्र आता है उपनाम बच्चों। उपनाम का जिक्र आता है, उपनाम है यम की बहन। बच्चों यमुना को यम की बहन माना जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा यम की बहन। सूर्य की पुत्री है बच्चों, क्योंकि यम है और यमुना है, दोनों सूर्य के बेटे होते थे, तो इसको क्या नाम दिया गया, सूर्य की पुत्री नाम दिया गया। आगे है खुला नाला। खुला का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा, और नाला बच्चों जिसके अंदर गंदा पानी होता है। अब देखिए हमारी यमुना नदी है उत्तराखंड के बंदरपुर पहाड़ी से निकलती है बच्चों। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली के बीचों बीच निकलने के बाद फरीदाबाद, पलवल, हसनपुर गांव से गुजरती हुई अलीगढ़, आगरा, मथुरा के पास से निकलती हुई ताजमहल के बिल्कुल पीछे से निकलने के बाद ये नदी प्रयागराज में बच्चों एक संगम स्थल है, जहां सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम होता था। वहां जाकर अपना सारा का सारा पानी किस में डाल देती है बच्चों, सारा का सारा पानी गंगा में डाल देती है। अब देखिए इतने सारे शहरों से ये नदी निकली, तो इन शहरों से जो भी पॉलिथीन वगैरह है, वेस्टेज है, जो भी नदियों का, फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी है, वो सभी इसके अंदर डाल दिया जाता है बच्चों, जिस कारण ये जो नदी है प्रदूषित होगी, और प्रदूषित होने के कारण इसको नाम दे दिया गया खुला नाला। तो हमें याद रखना है हरियाणा में इस नदी को खुला नाला, यम की बहन, सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों कौन सी रहेगी, हमारी नदी यमुना। उसके बाद बच्चों उद्गम स्थल की बात की जाती है। उद्गम स्थल मध्यम या लघु हिमालय। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें मान के चलना है कि हमारा हिमालय पर्वत इस प्रकार है। ये है बच्चों हमारा हिमालय पर्वत, और आप सभी जानते हैं मुख्य रूप से जो हिमालय पर्वत है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भाग कौन से बांट दिए बच्चों, एक बांट दिया महान हिमालय जो सबसे ऊपर है, एक बढ़ा दिया मध्यम हिमालय जो सबसे बीच का है, और एक बना दिया बच्चों बाह्य हिमालय जो सबसे बाहर का है, जहां शिवालिक की श्रेणी पड़ती है। अब देखो जो मध्यम हिमालय है बच्चों, ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है, और सबसे छोटा भाग होने के कारण इसे लघु हिमालय का दर्जा दिया गया है, यानी कि छोटा हिमालय का नाम भी दिया गया इसे। तो बच्चों मध्यम हिमालय या लघु हिमालय से निकलती है, और ये मान के चलिए पूरा का पूरा हमारा मध्यम हिमालय है, लघु हिमालय है, और इसी के अंदर बच्चों एक भाग बना दिया, जिस भाग का नाम क्या रख दिया,
इतना इतना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या नाम रख दिया? गढ़वाल हिमालय। मान के चलिए ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए गढ़वाल हिमालय है, हिमालय भाग तो बहुत बड़ा हो गया गढ़वाल हिमालय का, लेकिन इसके ऊपर एक बीच में पर्वत है बच्चों, जिस पर्वत का नाम है कालिंदा पर्वत। अब ये पर्वत भी बहुत बड़ा है बच्चों, और इस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जमता है, जिस ग्लेशियर का नाम है चंपासर ग्लेशियर। ये देखिए चंपासर ग्लेशियर है बच्चों, ग्लेशियर भी बहुत बड़ा है, लेकिन चंपासर ग्लेशियर का एक छोटा सा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है बच्चों, ये पड़ता है बंदरपुछ की पहाड़ी के ऊपर। बंदरपुछ की पहाड़ी के ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर है बच्चों, और जो ये हमारी भूमि से ऊंचाई है इसकी, वो लगभग 6330 मीटर ऊंचाई है। 6330 मीटर ऊंचाई से ये नदी निकलती है। बात की जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ी है, तो पहाड़ी पूछ ले, कालिंदा पर्वत है, पहाड़ी है हमारी बंदरपुछ की पहाड़ी। ग्लेशियर पूछ ले, चंपासर ग्लेशियर तो बहुत बड़ा भाग है बच्चों, लेकिन बात की जाए चंपासर ग्लेशियर का कौन सा भाग है, तो चंपासर ग्लेशियर का एक छोटा सा भाग है, जिसे यमुनोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। और उसी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इस नदी का बच्चों उद्गम होता है। तो अगर पूछ लिया जाए उद्गम कहां से होता है, तो हमें याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से। आगे देखिए बच्चों, पहाड़ों से तो इसका उद्गम हो गया, अब इसे बच्चों प्रवेश करना है समतल भाग पर। और समतल भाग में बच्चों ये जो नदी है, ये आकर प्रवेश करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताजेवाला। ताजेवाला के ऊपर में बच्चों बता देता हूं, जो ताजेवाला है ये हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव है। यानी कि अगर पूर्वी दिशा में देखते हैं तो बच्चों हरियाणा का जो सबसे लास्ट बिंदु, सबसे जो लास्ट गांव है, वह है ताजेवाला गांव। और ताजेवाला गांव के बिल्कुल जो ताजेवाला गांव है बच्चों, ये एक कालेसर नेशनल पार्क है, कालेसर वन जंगल क्षेत्र है बच्चों, इस क्षेत्र में पड़ता है। और इसी में क्या है, इसी के ऊपरी भाग में बच्चों यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए बच्चों, हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुनानगर में बहती है, करनाल में बहती है, पानीपत में आती है, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली में चली जाती है, फरीदाबाद और पलवल में बाद में आती है हसनपुर गांव के अंदर। बच्चों हसनपुर गांव हरियाणा का सबसे आखिरी गांव है जहां यमुना नदी बहती है। और हसनपुर में बहने के बाद यह नदी बच्चों अपना पूरा का पूरा पानी लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद बच्चों आगरा मथुरा से बहती हुई एक प्रयागराज है बच्चों, जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में जाकर बच्चों गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है बच्चों। और गंगा नदी तक मिलने में इसने जो लगभग दूरी तय की थी, वो 1376 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसके बाद गंगा में मिलती है। और आप सभी जानते हैं भारत की जो सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी में ये 1376 किलोमीटर लंबी सीमा बहने के बाद अपना सारा का सारा पानी गंगा नदी में छोड़ देती है। तो बच्चों अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदियां वो नदी होती है बच्चों जो अपना पानी किसी अन्य नदी के अंदर डालती है। तो इसने अपना पानी यमुना नदी ने गंगा नदी के अंदर डाल दिया, तो गंगा किसकी सहायक नदी होगी बच्चों, यमुना किसकी सहायक नदी होगी, गंगा की सहायक नदी होगी। गंगा के अंदर अपना पूरा पानी डाला तो गंगा की सहायक नदी होगी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अगर पूछ ले गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी या भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारी बच्चों यमुना नदी रहेगी। और यमुना नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो 1376 किलोमीटर लंबी है इसकी कुल। उसके बाद देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी, तो देखिए बच्चों इस तरफ क्या है, पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश है। और इस तरफ अगर बात करते हैं, इस तरफ उत्तर प्रदेश रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बीच जो सीमा बनाने का जो कार्य करती है बच्चों, वो कौन सी नदी करती है, उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बीच जो सीमा बनाने का कार्य किया था, उस नदी का नाम क्या था, हमारी यमुना नदी था बच्चों, यमुना नदी। अब देखिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो बच्चों इसने सीमा बनाई थी, वो लगभग कितनी थी, वो लंबाई थी इसकी लगभग 328 किलोमीटर। 328 किलोमीटर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 320 भी आपको देखने को मिल सकता है। 320 या 328 किलोमीटर लंबी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी बनाती है, तो यमुना नदी बनाती है बच्चों। कहां प्रवेश करती है, ताजेवाला में प्रवेश करती है। तो यहाँ एक बांध बनाया गया जिसका पहले नाम ताजेवाला होता था,
बाद में 1999 के बाद उसका नाम रख दिया हथनीकुंड बांध। बच्चों हथनीकुंड बांध से पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर निकाली गई। जो पश्चिमी यमुना नहर ये हरियाणा में सिंचाई करने का मुख्य रूप से कार्य करती है और इसकी जो प्रमुख शाखाएं है हिसार व सिरसा जिले तक बहकर आती है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो बच्चों सहायक नदी वो होती है जो किसी और नदी को बहने में सहायता करती है, अपना पानी डालती है। तो भारत की जो अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछ ले तो कौन सी नदी रहेगी बच्चों? सबसे भारत की लंबी सहायक नदी तो कौन सी नदी? हमारी यमुना नदी है। उसके बाद बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है इसकी यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसका एक का नाम है बच्चों पथराला, एक पथराला है, और एक नदी का नाम है बच्चों बूढ़ी। ये दो प्रमुख नदियां हैं जो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये भी बच्चों हमें अवश्य याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली नदी। अगर ये नदी बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप सभी कमेंट करके मेरे को बताने का कार्य अवश्य करें। आगे नेक्स्ट नदी देखते हैं बच्चों। अगली नदी का नाम जानते हैं और अगली नदी हमारी है घग्गर नदी। घग्गर नदी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो पूछा जाता है प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी कौन सी है? मौसमी नदी, इसमें कंफ्यूज नहीं होता बच्चों। जो पहले वाली नदी थी वो 12 मासी नदी थी, यानी कि 12 महीने बहेगी, और ये कौन सी है? मौसमी नदी है। साथ साथ बोला जाता है बरसाती नदी, बरसाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मौसमी नदी कौन सी होती है? मौसमी नदी वो नदियां होती है प्यारे बच्चों जो एक मौसम के अनुसार बहती है। मौसम कौन सा? आप सभी जानते हैं मौसम मानसून का, क्योंकि मानसून के मौसम में वर्षा बहुत अधिक होती है तो इस नदी में पानी आ जाता है। लेकिन बच्चों जब मानसून चला जाता है, शीत ऋतु का मौसम आता है तो वर्षा कम होती है, पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है। लेकिन जहां से इस नदी का उद्गम होता है उस क्षेत्र में बर्फ नहीं जमती, तो इस नदी में जो पानी है बिल्कुल सूख जाता है बच्चों। तो इसीलिए इसे कहा जाता है मौसमी नदी। बरसाती नदी कौन सी? बरसाती नदियां वो नदी होती है जो सिर्फ बरसात के मौसम में बहती है। उसके बाद जिक्र किया जाता है उद्गम स्थल। बच्चों उद्गम इसका जो है हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की जो सबसे लास्ट पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है बच्चों शिवालिक की पहाड़ी या शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी है बच्चों, और शिवालिक श्रेणी सोलन जिला है। सोलन जिला ये जो जिला है बच्चों हिमाचल प्रदेश का जिला है, और सोलन जिले के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है जिस पहाड़ी का नाम है डगसई की पहाड़ी। सोलन जिला है, सोलन जिले के अंदर पहाड़ी है डगसई की पहाड़ी, जो किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है, हिमालय पर्वत का भाग है। और लगभग 1927 मीटर ऊंचाई से इस नदी का बच्चों उद्गम होता है। तो याद रखना है घग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है? डगसई पहाड़ी, सोलन जिला, शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश से होता है। उसके बाद जिक्र आता है हरियाणा में प्रवेश। तो बच्चों हरियाणा में जो ये नदी प्रवेश करने का कार्य करती है, सबसे हमारा जो हरियाणा का उत्तरी भाग है बच्चों, जो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। हरियाणा का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में आपने जिला सुना होगा, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है जिस जिले का नाम है बच्चों पंचकुला जिला। और पंचकुला जिले का एक शहर है जिस शहर का नाम है बच्चों कालका। कालका शहर है। कालका शहर के पास बच्चों ये नदी हरियाणा में प्रवेश कर लेती है, और इसके इस तरफ एक शहर है बच्चों जिसका नाम है पिंजौर। पिंजौर व कालका के बीच यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यहां प्रवेश करने के बाद आगे एक जिला आता है बच्चों जिस जिले का नाम है अंबाला जिला। अंबाला जिले में बहती है। अंबाला के बाद आगे चल के बच्चों ये जो नदी है ये आ जाती है कैथल के अंदर। कैथल में बहने के बाद बच्चों ये नदी हमारा जो नेक्स्ट जिला है उस जिले का नाम है सिरसा जिला। कैथल में बहने के बाद बच्चों फतेहाबाद के अंदर आएगी नदी। फतेहाबाद में बहने के बाद ये नदी सिरसा की ओर बढ़ती है। सिरसा में आने के बाद बच्चों आगे एक राजस्थान का शहर आता है जिस शहर का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर क्या होता है बच्चों, इस नदी को बहते बीतते जो पानी है बहुत सारा हरियाणा में दे दिया। इस नदी में पानी बिल्कुल नाम मात्र बच जाता है, और नाम मात्र पानी जो बचता है आगे हनुमानगढ़ आता है। आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ बच्चों राजस्थान के अंदर पड़ता है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ पड़ता है,
और राजस्थान में बच्चों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है जिसका नाम है रेगिस्तान। रेगिस्तान में आने के बाद बच्चों नदी के अंदर पानी बिल्कुल कम रहता है और रेत ज्यादा हो जाती है, तो क्या है, रेत पानी आपस में मिल जाते हैं, जहां ये नदी आकर बच्चों क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगर पूछ ले विलुप्त क्या होती है बच्चों, तो ये जो नदी है कहां पर आके विलुप्त होती है, ये नदी विलुप्त हो जाती है बच्चों राजस्थान के अंदर आके। लेकिन पहले ये जो नदी है बच्चों ये लास्ट तक बहती थी, यानी कि ये जो नदी है ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर तक जाकर बहती थी बच्चों। लेकिन जैसे जैसे वर्षा ने कम जब से वर्षा कम होने लगी धीरे धीरे, उस प्रकार जो ये नदी, इस नदी के पानी भी अंदर बहुत कम आने लगा बच्चों, और ये नदी अब वर्तमान में हनुमानगढ़ में ही आके खत्म हो जाती है। थोड़ा सा और जानते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घग्गर नदी का अन्य नाम। घग्गर नदी को अन्य नाम से किस किस नाम से जाना जाता है? बात की जाती है बच्चों घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बच्चों, राजस्थान में अभी हमने जिक्र किया है हनुमानगढ़ शहर पड़ता है, और हनुमानगढ़ शहर के अंदर रेगिस्तान का भाग आ जाता है और इस नदी में पानी बिल्कुल कम होता है। तो क्या हो जाता है बच्चों, पानी जैसे ही रेत के अंदर मिलता है तो ये नदी विलुप्त हो जाती है वहां। तो राजस्थान के जो लोग हैं, विलुप्त होने के कारण इस नदी को जो संज्ञा दी गई है वो किसकी दी गई है? मृत नदी की, यानी कि मरी हुई नदी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि राजस्थान में प्रवेश करते ही ये नदी मर गई, मृत हो गई, यानी कि विलुप्त होगी। उसके बाद बच्चों बात की जाती है प्राचीन नाम। प्राचीन नाम उस समय का नाम है बच्चों जब ये नदी बहकर पाकिस्तान तक जाती थी बच्चों, पाकिस्तान तक जाती थी, पाक तक जाती थी बच्चों। उस समय इस नदी को पाकिस्तान में जो जाना जाता था वो हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? तो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वो हाकड़ा नदी है, और ये नाम मुख्य रूप से पाकिस्तान में प्रचलित था। आगे बात है बच्चों घग्गर के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान नेली नदी, सॉरी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हरियाणा में हमने भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा था, जब मैंने दो नदियों के बारे में मुख्य रूप से बताया था, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान। तो बच्चों हमें याद रखना है घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित बाढ़ का मैदान है उसको क्या नाम से जाना जाता है? नेली के नाम से। किस प्रकार याद रखना है कि जो घाघरा होता है वो नीले कलर का होता है, तो घाघरा से याद रखना है घग्गर नदी, और नीले से याद रखना है बच्चों नेली। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है वो क्या कहलाता है? नेली कहलाता है। अब देखिए बच्चों घग्गर नदी है, घग्गर नदी से छोटे छोटे नाले निकलते हैं जिन नालों को चो के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घग्गर नदी से निकलने वाले छोटे छोटे नालों को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों चो के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार एक संगरूर जिला है, संगरूर जो जिला है बच्चों, संगरूर जिले के फुलाद नामक स्थान से एक जोया नामक नाला निकलता है। जोया नामक जो नाला है बच्चों फतेहाबाद से होता हुआ पुनः सिरसा में जाकर घग्गर नदी के अंदर दोबारा से मिल जाता है। एक बार मैप में भी देखते हैं हम घग्गर नदी को थोड़ा सा बच्चों। डगसई की पहाड़ी से निकलती है, आप कालका देख रहे हैं, एक तरफ पिंजौर है, इन दोनों के बीच में बहने के बाद अंबाड़ा में आती है, अंबाड़ा के बाद बच्चों कैथल में आती है, फिर संगरूर में चली जाती है, फिर फतेहाबाद में, फिर थोड़ा सा पंजाब में गई, और लास्ट में बच्चों कहां पर आ जाती है? लास्ट में सिरसा में आती है। सिरसा में बच्चों ओटू बांध बना हुआ इसी नदी के ऊपर, ओटू बांध से आगे एक तरफ राजस्थान में चली जाती है, ओटू बांध से आगे इसी नदी को आखड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो बांध है बच्चों, यहाँ से उत्तरी घग्गर व दक्षिणी घग्गर दो प्रमुख ब्रांचें निकाली गई है जो इस क्षेत्र में सिंचाई करने का कार्य करती है। ओटू बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिरसा जिले के रानिया शहर के अंदर ओटू गांव में पड़ता है। आगे है देखिए बच्चों घग्गर नदी की सहायक नदी। घग्गर नदी है बच्चों, बात की जाए सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी जो सहायक नदी है, एक नदी का नाम है कौशल्या नदी। सहायक नदी है बच्चों कौशल्या नदी है, सरस्वती नदी है, मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है, ये प्रमुख इसकी सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी नदियां होती है? सहायक नदियां बच्चों वो नदियां होती है जो अपना पानी किसी और नदी में डालकर उसको बहने में सहायता करती है। तो सहायक नदी पूछ ले कौन सी रहेगी तो हमारी सहायक नदी कौन सी है घग्गर की? कौशल्या, सरस्वती, मारकंडा व टांगरी नदी। उसके बाद नोट डालकर एक आगे लाइन लिखी गई है, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है बच्चों? तो जो राज्य सरकार है हरियाणा सरकार,
इसने हमारी जो घग्गर नदी है इसको प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा है। ये बात भी अक्सर याद रखनी है। उसके बाद जिक्र आता है इसी की एक सहायक नदी है बच्चों, जिस नदी का नाम है कौशल्या नदी। कौशल्या नदी के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले जानते हैं कौशल्या नदी के बारे में। जो कौशल्या नदी है बच्चों, इसका उद्गम पंचकुला व सोलन के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ी से होता है। तो देखिए यहाँ है पंचकुला जो हरियाणा में पड़ता है, ऊपर है बच्चों सोलन जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या है बच्चों, एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी से क्या है, इस नदी का उद्गम होता है बच्चों। और जो ये नदी है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में पंचकुला में प्रवेश करने के बाद बच्चों एक आगे शहर आता है, जिस शहर का नाम है पिंजौर। और पिंजौर से आप जानते हैं हमारी नदी बह रही थी, जिस नदी का नाम है बच्चों, कौन सी नदी है जो पिंजौर के पास से बह रही थी, घग्गर नदी। घग्गर नदी में आकर बच्चों मिल जाती है, और मिलने तक इसने बच्चों जो कुल दूरी तय की थी वो 30 किलोमीटर की थी, जिसमें से 10 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के अंदर बही, और जो आगे बच गई 20 किलोमीटर बच्चों हरियाणा में बहती है। पिंजौर में आने के बाद बच्चों कहाँ मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है पिंजौर के पास। और जहां ये दोनों नदियां मिलती है, जहां इनका संगम है बच्चों, वहां पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम रखा गया है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध या कौशल्या डैम बनाया गया बच्चों, जिसका जो निर्माण कार्य है 2008 में शुरू किया गया, 2012 में पूर्ण हुआ। अगर पूछ ले किस किस नदी के ऊपर कौशल्या बांध बनाया गया है, तो बच्चों कौशल्या जो बांध है घग्गर व कौशल्या नदी के ऊपर बनाया गया है। और हमें यह भी याद रखना है बच्चों पिंजौर पंचकुला में बनाया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। और अगली नदी है हमारी, जिस नदी का नाम है मारकंडा। मारकंडा नदी के बारे में जानते हैं बच्चों। प्राचीन समय में जो ये नदी है, इस नदी का नाम अरुणा नदी था बच्चों। प्राचीन समय में इस नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता था। बाद में एक बहुत महान शिव भगत हुआ करते थे बच्चों, जिसका नाम था मार्कंडेय ऋषि। बाद में इस नदी का जो नाम है महर्षि मार्कंडेय ऋषि के नाम पर नाम इस नदी का रख दिया गया था बच्चों। उसके बाद जिक्र आता है इस नदी का जो उद्गम स्थल है, वो उद्गम कहाँ से होता है बच्चों, तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, सिरमौर से होता है बच्चों। सिरमौर है, सिरमौर कहाँ पड़ता है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है बच्चों। सिरमौर जिला है, बहुत बड़ा जिला है बच्चों। और सिरमौर जिले के अंदर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है बच्चों धरती धर की पहाड़ी। और जो ये धरती धर की पहाड़ी है बच्चों, ये नाहन क्षेत्र में पड़ती है। नाहन क्षेत्र के धरती धर की पहाड़ी से बच्चों इस नदी का उद्गम होता है। तो बच्चों थोड़ी सी ट्रिक भी बता देता हूँ, छोटी सी, आप अक्सर याद रखते हो, जिससे याद भी रख पाओगे। मारकंडा नदी हमें याद रखना है बच्चों, मारकंडा से कि मरा हुआ, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति होता है बच्चों, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, मरा हुआ व्यक्ति बच्चों उसको नहलाया जाता है। क्या होता है, नहलाया जाता है। तो नहलाए से क्या होता है, नहान याद रखना है। और नहलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सिर के ऊपर पानी डाला जाता है, और सिर पे पानी डाला जाता है। मरने के बाद कहाँ लेटा दिया जाता है, तो बच्चों धरती के ऊपर लेटा दिया जाता है। तो याद रखना है बच्चों, धरती से धरती धर की पहाड़ी, सिर से सिरमौर जिले से निकलती है, और नाहन से बच्चों नाहन क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद जिक्र आता है हरियाणा में प्रवेश। तो बच्चों एक काला अम्ब नामक स्थान है, जो कहाँ पड़ता है, काला अम्ब नामक जो स्थान है बच्चों, ये काला अम्ब अम्बाड़ा वाला स्थान है। अम्बाड़ा का है, वैसे एक काला अम्ब है बच्चों, जिसका संबंध पानीपत के युद्ध से था प्रथम से, वो पानीपत में पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा काला अम्ब नामक स्थान है बच्चों, कहाँ रहेगा, तो ये जो हमारा स्थान है कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा हमारा स्थान बच्चों अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा में प्रवेश किया बच्चों, काला अम्ब में आई, अम्बाड़ा में रही। अम्बाड़ा के बाद मुलाना में आती है। मुलाना आप सभी जानते हैं एक हरियाणा का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। मुलाना के बाद शाहाबाद में आती है। शाहाबाद कुरुक्षेत्र में बहती है। शाहाबाद के बाद बच्चों फिर पेहोवा के अंदर आती है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और अरुणाय नामक गांव है बच्चों, अरुणाय नामक गांव के अंदर एक सेनीसा झील है, जिस झील के अंदर यह नदी बच्चों अपना अधिकतर पानी गिरा देती है। इस झील में अपना अधिकतर पानी गिरा देती है और बाद में पंजाब की ओर बढ़ जाती है बच्चों। और पंजाब में एक नदी बह रही थी, जिस नदी का नाम था बच्चों घग्गर नदी। घग्गर नदी के अंदर जाकर समाहित हो जाती है।
और घग्गर नदी की सहायक नदी बन जाती है। आइए मैप के माध्यम से हम देखते हैं बच्चों इस नदी का उद्गम। तो बच्चों यहाँ से उद्गम होता है, सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले से बच्चों नाहन का क्षेत्र है, धरती दर की पहाड़ी है। उसके बाद प्रवेश कहाँ करती है, प्रवेश करती है बच्चों काला अमर नामक स्थान अंबाड़ा में। अंबाड़ा के बाद बच्चों कहाँ आती है, अंबाड़ा में बहने के बाद मुलाना, मुलाना के बाद बच्चों कहाँ आती है, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र, पेहोवा से बहती हुई सेनिसा नामक झील है, वहां अपना अधिकतर पानी डाल देती है। और थोड़ी सी एक छोटी सी जलधारा है जो घग्गर नदी के अंदर आकर पंजाब के निकट मिल जाती है बच्चों, तो घग्गर की सहायक नदी हो जाती है मारकंडा। उसके बाद देखिए बच्चों इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर में से बच्चों इसने जो 30 किलोमीटर की सीमा तय की थी वो हिमाचल प्रदेश में की थी, और बाकी बच्ची बच्चों 90 ये हरियाणा में तय की है। उसके बाद देखिए बच्चों मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। तो बच्चों बैट भी हमें याद रखना है कि जब भी हम शॉट लगाते हैं बैट पकड़ के, तो अगर हमें बच्चों 6 लगाना है तो बैट को किस प्रकार पकड़ना पड़ेगा बच्चों, बैट को हमें बिल्कुल करड़ा पकड़ना पड़ेगा। हरियाणा की भाषा में याद रखना, हमें बिल्कुल मजबूती से बिल्कुल करड़ा पकड़ के पकड़ना पड़ेगा बच्चों। तो बैट पकड़ना है बिल्कुल करड़ा, तो याद रखना है जो बैट मैदान है बच्चों मारकंडा की है। अब जानते हैं बच्चों बाढ़ के मैदान किस प्रकार होते हैं। देखिए ये हमारा जो क्षेत्र है बच्चों, मान के चलिए जब इस क्षेत्र में बच्चों बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के बाद क्या है पूरे क्षेत्र में पानी फैल जाता है। लेकिन बच्चों पूरे क्षेत्र में पानी तो फैल गया, लेकिन जो क्षेत्र बच्चों जहां पानी फैला था उस क्षेत्र में कुछ समय बाद जो पानी है उसको जमीन सोख लेती है। लेकिन इस पानी के साथ जो बच्चों रेत बहाकर आई थी पहाड़ों से टूटकर, वो क्या है वो रेत इस भूमि के ऊपर जमा हो जाती है। और ये जो मैदान है बच्चों इसी मैदान को बाढ़ का मैदान भी कहा दिया जाता है। और इसी प्रकार जो ये नदी बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है उसको बैट के नाम से जाना जाता है। बाद में बात की जाती है बच्चों सहायक नदी। तो इसकी जो सहायक नदी है, एक नदी का नाम है रण, दूसरी है बेगना, तीसरी है बच्चों नकटी और चौथी है टांगरी। ये मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद बच्चों जिक्र आता है हमारी जो नेक्स्ट नदी है जिस नदी का नाम है बच्चों टांगरी। टांगरी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी को बोल दिया जाता है बच्चों डांगरी नदी भी। याद रखना है टांगरी नदी या डांगरी नदी बच्चों ये हरियाणा की उन नदियों में से एक है बच्चों जिस नदी का उद्गम हरियाणा में ही होता है और हरियाणा में ही किसी अन्य नदी के अंदर आकर विलुप्त हो जाती है बच्चों, उसी नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं उद्गम। उद्गम जो बच्चों इसका होता है मोरनी की पहाड़ी से होता है। और आप सभी जानते हैं जो मोरनी की पहाड़ी है ये हमारा एक जिला है बच्चों जिस जिले का नाम है पंचकुला। पंचकुला जिले में बच्चों मोरनी की पहाड़ी पड़ती है। मोरनी की पहाड़ी से इस नदी का जो उद्गम है वो होता है बच्चों। और पंचकुला के बहने के बाद ये बच्चों नदी अंबाड़ा की तरफ आती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं अंबाड़ा में आती है बच्चों। और अंबाड़ा में आने के बाद एक स्थान आता है बच्चों जिसका नाम है छज्जू माजरा। छज्जू माजरा अंबाड़ा में बहती है। और अंबाड़ा में बहने के बाद एक मुलाना है बच्चों, अंबाड़ा का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। मुलाना से एक नदी बह रही थी हमारी जिस नदी का नाम है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी में आकर बच्चों मुलाना के समीप मारकंडा में मिल जाती है। तो अगर पूछ ले किसकी सहायक नदी होगी बच्चों तो ये जो नदी है ये सहायक किसकी कहलाएगी, ये नदी सहायक कहलाएगी बच्चों मारकंडा की, क्योंकि किसके अंदर आकर मिल जाती है मारकंडा के आकर मुलाना के अंदर मिल जाती है। और जो दूरी तय करती है बच्चों लगभग 70 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। लेकिन जब 70 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके ये नदी मुलाना में मारकंडा में मिलती है उससे पहले दो और छोटी छोटी नदियां हैं बच्चों जो इसके अंदर पानी डालने का कार्य करती है, जिसमें से एक नदी का नाम है बच्चों आमरी और दूसरी नदी है बलियाली नदी। ये दो प्रमुख इसकी सहायक नदियां भी है बच्चों। अब आइए आगे जानते हैं थोड़ा सा इन्हीं नदियों के बारे में। जैसा एक नदी है बच्चों जिस नदी का नाम है आमरी नदी। आमरी नदी है बच्चों हरियाणा का भाग है, जो उत्तर पूर्वी भाग है बच्चों हरियाणा का। इस उत्तर पूर्वी भाग से बच्चों ये जो हमारी नदी है यहां से निकलती है बच्चों जिस नदी का नाम है आमरी नदी। आमरी नदी है बच्चों और आमरी नदी का उद्गम है इसी पॉइंट से होता है जो रादौर है, रादौरा है बच्चों यमुनानगर में पड़ता है। और यमुनानगर से बहने के बाद ये जो नदी है बच्चों
ये अंबाला की तरफ बह के आती है। और अंबाला से हमें पता है हमारी एक नदी और आ रही थी, जिस नदी का नाम था बच्चों टांगरी नदी। अंबाला के अंदर एक बच्चों गांव है, जिस गांव का नाम है सेंगता गांव। सेंगता गांव के पास ये नदी आकर भी बच्चों टांगरी नदी के अंदर मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी होगी? टांगरी नदी की सहायक नदी होगी बच्चों। इस नदी को शहजादपुर वाली नदी के नाम से व गदरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा की कौन सी नदी है जिसे शहजादपुर वाली नदी या गदरी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों याद रखना है आमरी नदी को जाना जाता है। उसके बाद दूसरी नदी है बच्चों, जिस नदी का नाम है बलियाली नदी। और जो बलियाली नदी है बच्चों, ये जो नदी है, इस नदी का जो उद्गम होता है बच्चों, हमारा एक जिला है जिस जिले का नाम है पंचकुला, और पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी है, वहां से ये नदी निकलती है। और इसी के पास से एक नदी और निकलती है बच्चों, जो अभी हमने पढ़ी थी टांगरी नदी। टांगरी नदी है बच्चों छज्जू माजरा के पास आती है, और ये नदी भी छज्जू माजरा के पास आकर अपना जो सारा का सारा पानी है बच्चों किसके अंदर डाल देती है? अपना सारा का सारा जो पानी है बच्चों किस में डाल देती है? सारा का सारा पानी टांगरी नदी के अंदर डाल देती है। दो चीजें और प्रमुख याद रखनी है बच्चों, हमारी दो नदियां हैं। एक नदी है जिस नदी का नाम है आमरी नदी, आमरी नदी, प्लस में एक नदी है बच्चों मारकंडा नदी। आमरी किसकी सहायक नदी थी? तो टांगरी की। टांगरी भी कई जगह लिखा मिल सकता है, टांगरी और मारकंडा। ये हरियाणा की दो ऐसी नदियां हैं बच्चों जिन नदियों में क्या है? सोना पाया जाता है। हरियाणा की दो ऐसी नदियां हैं बच्चों जिनमें सोना पाया जाता है। अब ये तो है कोई में डायरेक्ट इसमें सोना मिलेगा, कभी आप इन नदियों में घूमने जाओ और सीधी उसमें छलांग मारो मैं सोना काट के लूंगा, तो बच्चों इस प्रकार सोना नहीं पाया जाता। सोना को शुद्ध कर उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सोना मिलता है बच्चों किस प्रकार मिलता है? 0.3 से 1.5 ग्राम प्रति टन पानी में, प्रति टन पानी में 0.3 से 1.5 ग्राम प्रति टन पानी बच्चों इसमें इतना सोना मिला है। तो कदे भाई आप कदे उस तरफ घूमने जाओ तो कम से कम डूब के ना मर जियो, कदे सोचा भाई इसमें से सोना काट लिया। लेकिन बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो करीब आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कर दो बच्चों। मैं आपको इस बात की अवश्य गारंटी देता हूं कि आपने इतना बढ़िया जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने लग रहा हूं बच्चों, ये आपने फ्री में तो कहीं मिलेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। कि आपने देखा होगा कोई 2000 में बैच बेचा, कोई 4000 में, लेकिन भाई मैं पहले ही सिलेक्टेड हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरा कोई उद्देश्य को नहीं। मैं तो भैया अपनी ड्यूटी पूरी स्पेशल 1 से 1.5 घंटा बच्चों के लिए निकालता हूँ ताकि उनके लिए कुछ न कुछ मैं प्रोवाइड करवा सकूं भाई। क्योंकि मैं भी बहुत सारी हालातों से गुजरा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं बच्चों जो बेचारे पे करके आपका बैच नहीं खरीद पाते, तो मैं भी उसी हालात से गुजरा हूँ, तभी मुझे इस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो बच्चों बस मेरा यही माध्यम है कि जो बच्चे पढ़ने में असक्षम है, जो फीस भरने में असक्षम है, बेचारे काम करते हैं, आपका घर चला पाते हैं, उनके लिए मैं किसी न किसी प्रकार बच्चों उनको पढ़ा सकूं। मैंने बहुत समय तक बच्चों ऑफलाइन क्लास भी ली है, लेकिन अब आप सभी जानते हैं सिटी मेंस और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों मैंने जो ऑफलाइन क्लास है वो भी छोड़ दी है, ताकि बच्चों क्योंकि दिन में मेरी 9 से 5 ड्यूटी हो जाए, उसके बाद 1-1.5 घंटा स्पेशल टाइम निकालूं आप खातर क्लास तैयार करने का, और बाद में भाई मैंने भी रेस्ट करना पड़ा है। तो बच्चों सारी ऑफलाइन जो क्लास थी वो भी छोड़ दी है मैंने आपके लिए। बस मैं इसी माध्यम से आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करूंगा, और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी यह मुहिम है हर बच्चे तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की, आप भी इसमें मेरा सहयोग करो। और जितने भी साथियों ने यह वीडियो देखे मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके पास जितने भी ग्रुप है, अगर वास्तव में आपने मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कार्य कर दो बच्चों। मेरा कोई भी लोभ का उद्देश्य नहीं है आपसे कमाना। आगे चलिए बच्चों, आगे जानते हैं नेक्स्ट नदी, और नेक्स्ट नदी है बच्चों जैसा आप देख रहे हैं सरस्वती नदी। वर्तमान में बच्चों ये जो नदी है ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जब ये बहती थी बच्चों हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी मानी जाती थी। बहुत पुरानी नदी थी, इतनी पुरानी नदी थी बच्चों जो महाभारत है इसकी रचना भी किसके किनारे बैठ के की गई थी? सरस्वती नदी के किनारे बैठ के की गई थी। और जो यह महाभारत की रचना है ना भाई, उसी समय यह जो नदी है यह विलुप्त हो गई थी। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा मैं,
सभी ध्यान से सुनियो बच्चों। बात है जब महाभारत की रचना होने लग रही थी, आप सभी ने पता है महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने करी थी भाई। महर्षि वेदव्यास ने तो महाभारत की रचना करी थी बच्चों, लेकिन जो लिखन का कार्य है वो अपने भगवान गणेश श्री गणेश ने कराया था। ये देखो, ये जो महाभारत की रचना की गई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी के किनारे बैठ के की गई, तो बच्चों महर्षि वेदव्यास थे, श्री गणेश थे, सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। महर्षि वेदव्यास महाभारत बताने लग रहा था और श्री गणेश भाई लिखने लग रहा था। लेकिन क्या था बच्चों, नदी के किनारे बैठा था, और आपने पता है नदी है कहीं तो पहाड़ से ऊपर से आती है, कहीं नीचे से बहती है बच्चों। तो क्या है, नदियों में अक्सर आवाज देखने को मिलती है क्योंकि पानी आपस से परों से टकराता है। तो भाई नदी में तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लग रहा था। महर्षि वेदव्यास बता बता के जबान उत्तंग हो लिया भाई, लेकिन श्री गणेश ने सुनने को लग रही थी भाई मैं क्या लिखूं। बोले भाई लिख ले। बोले जी मैंने सुनाई कौन दे लग रही, मैं लिखूं क्या, मेरे को तो बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनाई देने लग रहा है, जिससे मैंने आपकी आवाज सुनाई कौन देने लग रही। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा भाई क्यों कौन सुने, बोले जिस नदी में शोर शराबा इतना हो रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने जब भी पहला तो शराब होया करते, जबकि जब शराब दे दिया और वो शराब ही दिया तब की तब ही बिल्कुल एट प्रेजेंट उसी समय जो सरस्वती नदी है विलुप्त होगी बच्चों। तो अगर आपने पूछ ले, आपके भी मन में जरूर होगी बच्चों कि सरस्वती नदी विलुप्त किस प्रकार हुई, तो महर्षि वेदव्यास के श्राप के कारण यह नदी है विलुप्त हो गई थी भाई। श्राप क्यों दिया, क्योंकि तंग हो गया था भाई, बिल्कुल महाभारत की रचना करने लग रहा था, श्री गणेश ने सुनाई कौन देने लगी थी। बाद में देखो हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई भाई। इस नदी ने हम दोबारा से निकाला क्योंकि हमारी बहुत प्राचीन व पवित्र नदी थी। या खुदाई करी गई भाई, यमुनानगर में भी खुदाई करी, सिरसालग भी खुदाई करके देख ली, लेकिन ऐसा तो पता चल गया भाई यह नदी नीचे नीचे तो बहने लग रही है, लेकिन यह ऊपर फिर भी कोनी लाई गई भाई। वो सारी की सारी जो अपना सरस्वती नदी का मेन ये 2 स्लाइड है इसमें जानेंगे इसके बारे में। देखिए हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र नदी है बच्चों। पवित्र भाई बहुत पुरानी थी तो पवित्र भी है, हरियाणा की ऐतिहासिक नदी भी है। या ऐतिहासिक ऐतिहासिक नदी किस प्रकार है भाई, ऐतिहासिक वो चीज हो अगर जिसका कोई इतिहास हो, तो इसका तो इतिहास है भाई, इसके किनारे की है महाभारत लिखी गई, तो क्या हो गया बच्चों, ऐतिहासिक नदी होगी। उसके बाद देखिए बच्चों इस नदी के जो नाम है, नदी तमा माते तमा की संज्ञा दी गई है। नदी तमा, नदी तमा का मतलब होता है बच्चों नदियों की माँ, और माते तमा माओ की माँ। इन सारी नदियां की तो माँ होगी भाई, लेकिन अपनी एक नदी है जिसे हम गंगा मैया कहते हैं। गंगा है हमारी मैया है, माँ है बच्चों। उसकी भी माँ किसे माना गया है बच्चों, किसे माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। इसीलिए इसे कहा गया है माते तमा माओ की माँ, नदी तमा नदियों की माँ। प्राचीन हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है, क्योंकि प्राचीन समय में बच्चों जो हरियाणा है किस नदी के किनारे बसा था, यमुना नदी के किनारे, सॉरी प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो यमुना नदी के किनारे हरियाणा बसा हुआ है। महर्षि वेदव्यास द्वारा बच्चों महाभारत की जो रचना है इसी नदी के किनारे बैठकर की गई थी। वर्तमान में यह नदी है विलुप्त हो चुकी है बच्चों। उसके बाद बात की जाती है उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल बच्चों कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत पहले यह जो नदी है जब इंटरनेट को नहीं आया करते, बुक को नहीं आया करते, जब यह नदी विलुप्त होगी भाई। लेकिन फिर भी कहीं से मैंने ढूंढे हैं आंकड़े भाई इसके उद्गम स्थल के, ताकि भाई थारे एग्जाम में पूछ ले तो थाम के जवाब दोगे। बच्चों भूगोल के अनुसार अगर बात की जाए तो हर की दून ग्लेशियर है जो गढ़वाल क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, भूगोल के अनुसार इस नदी का उद्गम वहां से माना जाता है। लेकिन बात की जाए बच्चों ग्रंथों के अनुसार तो सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। भूगोल के अनुसार पूछ ले तो हर की दून ग्लेशियर गढ़वाल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, और ग्रंथों के अनुसार पूछ ले तो सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से माना जाता है। आगे है बच्चों हरियाणा में प्रवेश, तो हरियाणा में आदि बद्री एक प्राचीन स्थल है बच्चों। आदि बद्री नामक स्थान पर प्रवेश करती है, जो कहां पड़ता है, यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। वहां ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, और ग्रंथों के अनुसार सतराना गांव से आकर गग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है बच्चों। सतराना गांव है बच्चों, सतराना गांव कहाँ है, सतराना गांव अभी हमने एक जिक्र किया था मारकंडा नदी का, जो अधिकतर पानी सनीसा झील में डाल दिया, और आगे जाके क्या हो गया बच्चों, सतराना गांव के पास गग्गर में डाल दिया। और क्या है भाई, ग्रंथों के अनुसार जो गग्गर नदी है इसे ही सरस्वती नदी कहा जाता है, ग्रंथों के अनुसार इस नदी के बारे में माना जाता है।
यह नदी सनीसा झील में मारकंडा नदी का पानी लेकर पंजाब के सतराना गांव में घग्गर नदी में मिल जाती है। तो बच्चों देखिए, मारकंडा नदी थी, अधिकतर पानी कहां डाल दिया था, सनीसा झील के अंदर डाल दिया था, और वहां से नदी बह के आई अपनी कौन सी नदी, सरस्वती नदी, और उसका पानी भी लेके क्या बच्चों, सतराना गांव के पास सारा का सारा पानी घग्गर में डाल दिया। उसके बाद बात की जाती है बच्चों सहायक नदी। तो इसकी जो सहायक नदी है, एक नदी है बच्चों जिस नदी का नाम है टांगरी, और दूसरी जो नदी है बच्चों जिस नदी का नाम है मारकंडा। ये दोनों की दोनों इसकी सहायक नदी है। टांगरी मारकंडा सरस्वती की है। सरस्वती बच्चों किसकी है, सरस्वती सहायक नदी है घग्गर की। तो बच्चों ये दोनों इसकी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए HSHDB। HSHDB बच्चों क्या है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इस बोर्ड की बच्चों स्थापना की गई थी, हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड 21 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना की थी बच्चों, यमुनानगर से की थी। उस समय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते कंवरपाल गुर्जर बच्चों, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था बच्चों, अध्यक्ष कौन होता है इस विकास बोर्ड का, अध्यक्ष बच्चों CM होता है। और वर्तमान में बच्चों उप अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, उपाध्यक्ष इसके है दुम्मन सिंह किरमाच। दुम्मन सिंह किरमाच बच्चों इसके वर्तमान उप अध्यक्ष है। अगर अध्यक्ष की बात की जाए बच्चों तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उसके बाद बच्चों चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और इस नदी के बारे में बच्चों। प्रदेश में जो सरस्वती नदी है, इसका जो खुदाई का जो सबसे पहला जो कार्य है बच्चों, जो सरस्वती नदी है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो खुदाई का कार्य है। थोड़ा सा इसका खुदाई के कार्य के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो तब तक मैं ये रख कर रहा हूं बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो करीब आप जल्दी से कमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने का कार्य कर दे बच्चे। आगे देखिए थोड़ा सा इस नदी के बारे में जानते हैं, जहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है बच्चों, प्रदेश में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य कहां से स्टार्ट किया गया था बच्चों। तो सबसे पहले जो सरस्वती नदी है, इसका जो खुदाई का कार्य किया गया था वो मुगलावाड़ी गांव से किया गया था बच्चों, मुगलावाड़ी गांव से। मुगलावाड़ी गांव है यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ऐसा माना जाता था कि ये नदी वहां नीचे नीचे बह रही है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ इसका खुदाई का कार्य स्टार्ट किया गया। उसके बाद बच्चों इस नदी का जो खुदाई का कार्य है वो मुस्तफाबाद में किया गया। और मुस्तफाबाद क्या किया गया बच्चों, मुस्तफाबाद में खुदाई का कार्य किया। मुस्तफाबाद का नाम भी बदल दिया, क्या नाम रख दिया, सरस्वती नगर नाम रख दिया मुस्तफाबाद। ये भी कहां पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। उसके बाद देखिए बच्चों बात की जाती है इसकी अंतिम खुदाई। तो बच्चों जो इसका अंतिम खुदाई का स्थल था वो था बेगू गांव। बेगू गांव, बेगू गांव में सबसे लास्ट में खुदाई की गई। और ये जो बेगू गांव है बच्चों ये पड़ता है सिरसा जिले का है बेगू गांव, जो इसका सबसे लास्ट स्थल था। उत्तरी अफवाह तंत्र की एक नदी और बच गई बच्चों, इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है चौटांग नदी। चौटांग ये वही नदी है बच्चों जिसमें प्राचीन समय में शीशवाड़ सभ्यता जिसके किनारे बसी थी बच्चों। तो ये वही नदी है जिसका नाम है चौटांग नदी बच्चों। आइए जानते हैं चौटांग नदी। एग्जाम में पूछा जाता है चौटांग नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों दरसदत्ती नदी के नाम से जाना जाता है, दरसदत्ती नदी, चौटांग नदी। उसके बाद है उद्गम स्थल सिरमौर की पहाड़ी से बच्चों, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ी, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। हरियाणा में बच्चों यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद बच्चों लाडवा कुरुक्षेत्र में आती है। कुरुक्षेत्र के बाद बच्चों ये जो नदी है करनाल के अंदर आती है। करनाल के बाद ये बच्चों नदी आ जाती है जींद में। जींद के बाद ये नदी है हिसार में आती है। हिसार के बाद बच्चों फतेहाबाद में आती है। फतेहाबाद में बहने के बाद बच्चों सिरसा में चली जाती है। और सिरसा के बाद हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ के पास एक नदी हमारी विलुप्त हो रही थी बच्चों, जिस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी में विलुप्त हो जाती है। थोड़ा सा और जानते हैं, यह नदी सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि बच्चों इसी के बिल्कुल आसपास सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी भी कौन सी पूछ ली जाए तो कौन सी रहेगी, चौटांग नदी। उसके बाद चौटांग नदी की सहायक नदी बच्चों तो राक्षसी नदी इसकी सहायक नदी रहेगी। राक्षसी नदी के बारे में जानते हैं बच्चों, इसका जो उद्गम स्थल है बिलासपुर में होता है, यमुनानगर के पास। और बच्चों
कुरुक्षेत्र लाडवा के पास ये जो नदी है आकर किसमें विलुप्त हो जाती है, राक्षसी सॉरी चोटांग नदी के अंदर राक्षसी नदी विलुप्त हो जाती है कुरुक्षेत्र के पास। तो ये भी हमें याद रखना है। बच्चों अगली हमारी जो नदी है ये है साहिबी नदी। साहिबी नदी के बारे में बच्चों हम जिक्र करेंगे कल की क्लास में बच्चों, क्योंकि हमारा उत्तरी अफवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है। दक्षिण अफवाह तंत्र के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जिक्र करेंगे। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों जो हमारा क्रैश कोर्स है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का कार्य करें। जब वीडियो हमारी बच्चों एंड हो जाए उसमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि अब हमारी लाइव चैट चल रही है। इसमें क्या है, हमारे कमेंट जो आपने अब कमेंट कर दिए ये आगे किसी को नहीं दिखाई देंगे। तो बच्चों हमारी वीडियो समाप्त होते ही आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सभी साथी शेयर करने का कार्य करें। एक बात और महत्वपूर्ण बता देता हूं बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है बच्चों। मैं आप सभी को जीके भाई रविंद्र सर के नाम से मिलूंगा वहां, तो आप वहां भी जाके मेरे को फॉलो करने का कार्य करें। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।